इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम सभी जानते हैं कि ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया था कि जब किसी वायर में करंट फ्लो की जाती है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसमें ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि ये मैग्नेटिक नीडल है, जब तक इस वायर में कोई करंट नहीं फ्लो हो रही होती है इस मैग्नेटिक नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन जैसे ही इसमें हम करंट फ्लो करना शुरू करते हैं देन नॉर्थ पोल ऑफ द नीडल गेट डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट डायरेक्शन। ये वेस्ट होगा, ये ईस्ट। यही नहीं, जब इसमें करंट की वैल्यू हम बढ़ाते हैं तो ये डिफ्लेक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। और जब करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर देते हैं, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव कर देंगे, तो ये डिफ्लेक्शन का भी डायरेक्शन क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। ओरेस्टेड के पहले ऐसा माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों आइसोलेटेड ब्रांच ऑफ फिजिक्स, मींस देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बिफोर ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट इट वाज बिलीव्ड दैट there were no connection between electricity and magnetism। लेकिन ओरेस्टेड ने ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। whenever there is current in a wire flowing from south to north over a magnetic needle, then north pole of the needle get deflected towards west and this deflection increases with increase in current। अगर यहाँ पे हम रिहर्सल लगा दें और यहाँ पे करंट की वैल्यू बढ़ाएं तो ये डिफ्लेक्शन भी क्या होता है, बढ़ता है। यही नहीं, जब डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं तो डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जब करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिसिटी से आप जो है मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर रहे हो, तो मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी क्यों है? नेचर लव सिमेट्री। तो जब ए से बी मिल रहा है तो बी से ए भी मिलना चाहिए। इसी को बेसिस बनाते हुए फैराडे ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए 1831 के अराउंड। वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। इन्होंने देखा क्या कि जब हम किसी कॉइल की तरफ किसी मैग्नेट के किसी भी पोल को मूव कराते हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं कि दिस इज द नॉर्थ पोल एंड दिस नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स दिस कॉइल। तो इनका ऑब्जर्वेशन पहले मैं बता दे रहा हूं। इनका ऑब्जर्वेशन ये है कि जब ये अप्रोच करता है, जब ये नॉर्थ पोल जो है इसकी तरफ अप्रोच करता है तो इसमें डिफ्लेक्शन होता है। इसमें जो है इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट प्रोड्यूस होने लगती है। इसमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट प्रोड्यूस होने लगती है। यही नहीं, इनका ऑब्जर्वेशन ये भी था कि जब इसी नॉर्थ पोल को हम दूर ले जाते हैं, इसी कॉइल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है। इसी कॉइल में करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, यानी इसमें क्लॉकवाइज, क्लॉक रूल से इसका मतलब ये जो है पोल साउथ पोल की तरह से बिहेव करने लगता है। ये साउथ पोल की तरह से बिहेव करने लगता है। ऐसे ही जब साउथ पोल को इसकी तरफ मूव कराया गया कॉइल की तरफ, तो देखा ये गया कि यह नियरर टू साउथ पोल की तरह से बिहेव, यानी इसमें क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो करने लगे। और जब साउथ पोल को दूर अप्रोच कराया गया, दूर ले जाया गया, तो इसमें देखा गया कि फिर से जो है नॉर्थ पोल ये बन गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होने लगी। ओवरऑल हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है? ओवरऑल हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी किसी मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाते हैं या कॉइल से दूर ले जाते हैं, तो इन दोनों कंडीशंस में कॉइल के अंदर अगर सर्किट क्लोज है तो इसमें एक करंट प्रोड्यूस होती है।
एक करंट फ्लो कर दी। यही नहीं, अगर इन मैग्नेट्स को हम रेस्ट में ला दें और इस कॉइल को जो है मूव हमने कराया तो भी इसमें करंट प्रोड्यूस हुई। जब हमने जो है पास ले गए, इसको ले गए और जब दूर ले गए तो दोनों सेंस में अलग अलग डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हुई। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि whenever there is a relative motion between magnet and coil, relative motion between magnet and coil, then there is a current in the coil and that current is called induced current and this phenomena is called electromagnetic induction. इस phenomena को हम electromagnetic induction कहते हैं। अब जरा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। हुआ क्या होगा, जब आप इस मैग्नेट को इसके पास ले जाओगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर है इससे पास करने वाला वो चेंज होगा, वो इंक्रीज होगा, और जब दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको आप देख सकते हो, ये मैग्नेट है, इससे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है। ये जब आपका सरफेस यहां पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ये है, जब सरफेस यहां पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर ये है, जब सरफेस यहां पे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब कंटीन्यूअसली द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीज कर रही है। इसी तरह से दूर ले जाओगे तो डिक्रीज करेंगी, और जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर चेंज हो रहा है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज चेंजिंग। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉइल इज चेंजिंग। अब इस बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि whenever there is a change in magnetic flux, whenever there is a change in magnetic flux linked with the circuit and induced EMF, and so induced current is produced in the same circuit, this phenomena is called electromagnetic induction. This phenomena is called electromagnetic induction. इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को एक और एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास इस तरह का एक सर्किट है जिसको हम प्राइमरी कॉइल एग्जांपल ले रहे हैं, और इसी के पास हमने एक दूसरी कॉइल लगा दी जिसमें हमने एक गैल्वेनोमीटर ले लिया। अब क्या होगा, ये हमारे पास की है, जैसे ही हम इस की को क्लोज करते हैं और इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होने लगती है और डिफ्लेक्शन ऐसे होता है। और जैसे इस कैपिंग की को हम हटाते हैं, ओपन करते हैं, ठीक उसी समय इसमें करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है और डिफ्लेक्शन ऐसे होता है। इससे हम क्या देख रहे हैं, और कुछ समय के बाद इसमें डिफ्लेक्शन जीरो हो जाता है। ऐसा नहीं कि ये हमेशा होगा, जब तक आप जो है इसको ऑन ऑफ करते रहोगे तब तक इसमें अपोजिट सेंस में करंट फ्लो होती रहेगी, और जैसे ही आप उसको रिमूव कर दोगे, या तो की को क्लोज कर दीजिए या की को ओपन कर दीजिए, कुछ समय के बाद आप देखोगे कि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होती। ये तो स्पष्ट हो गया कि जब तक चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स में, जब तक करंट में चेंज होगा तभी तक इसमें इंड्यूस करंट डेवलप होगी। इस बिहाफ पे, इन दोनों ऑब्जर्वेशंस के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि जब कभी किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब कभी किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, whenever there is change, whenever there is change in the magnetic flux, there is a change in magnetic flux linked with the circuit, linked with the circuit, and induced EMF, and induced EMF, and so induced current
करंट, इंड्यूस करंट कब फ्लो होती है? व्हेन द सर्किट is closed, circuit is closed. An induced EMF and so induced current when the circuit is closed is produced in the same circuit, which last till the change in magnetic flux is continued. This is called electromagnetic induction. यानी जब कभी हम किसी सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, सर्किट से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर रहे हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इसको हम चेंज कर रहे हैं, यानी हम इससे पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का नंबर क्या होगा? इंक्रीज होगा, दूर ले जाएंगे तो डिक्रीज होगा। तो इसी सर्किट में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाता है और इसके चलते इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है। इसी फेनोमेना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। अब कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, कितनी इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होती है, और वो इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, इसकी एक्सटेंसिव स्टडी फैराडे ने ही की और इसके रिगार्डिंग इन्होंने दो लॉज दिए, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये फर्स्ट लॉ जो है इन्होंने दिया, फर्स्ट लॉ। ये बेसिकली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफिनीशन ही है। फर्स्ट लॉ है whenever there is change in magnetic flux linked with the circuit, and induced EMF is produced which lasts till the change in magnetic flux is continued, and it is equal to negative time rate of change of magnetic flux. इसकी वैल्यू जो है whenever there is change in magnetic flux linked with the coil or linked with the circuit, an induced EMF is produced which lasts till the change in magnetic flux is continued, and it is equal to negative time rate of change of magnetic flux. इसको हम लोग न्यूमान्स लॉ भी कहते हैं। It is also called Newman's law. फर्स्ट लॉ को न्यूमान्स लॉ कहते हैं, सेकेंड लॉ को लेंज लॉ कहते हैं। तो न्यूमान्स लॉ के अकॉर्डिंग इफ डेल्टा फाई बी द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन टाइम इंटरवल डेल्टा टी, देन इंड्यूस्ड ईएमएफ E is equal to माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये है फर्स्ट लॉ। एक बार और एक्सप्लेन कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट is equal to negative time rate of change of magnetic flux linked with the circuit. If there are n turns in the coil,
then the same expression can be written as E is equal to minus n delta phi upon delta. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं. But if the time interval is very small, that is delta t tending towards 0, time interval बहुत छोटा है, उस कंडीशन में क्या होगा? If time interval delta t is very small, then EMF will be E is equal to minus n limit delta t tending towards 0. This is delta phi upon delta t, and so this will be E is equal to minus n d phi by E is equal to minus n d phi by E की वैल्यू जो है माइनस n d phi by dt होगी. यहां दिख नहीं रहा आपको. E is equal to हम लिख सकते हैं माइनस n d phi by E is equal to minus n d phi by, and this can be written as d by dt n phi. n phi क्या है? ये मैग्नेटिक नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेजेस, number of magnetic flux linkages. It is the number of magnetic flux linkages. अब हम सेकेंड लॉ को जो है डिस्कस करते हैं. व्हाट इज सेकेंड लॉ? सेकेंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लेंज लॉ. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है. आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा अक्सर पूछा जाता है लेंज लॉ, और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं. सेकेंड लॉ, second law, which is also called Lenz law. फर्स्ट लॉ को हम लोग न्यूमान्स लॉ कहते थे, इसको हम लेंज लॉ. लेंज लॉ, पहले इसको थोड़ा समझते हैं. हमने जब कॉइल ली हुई थी और इस कॉइल के साइड में इस मैग्नेट को हम अप्रोच करा रहे थे, मूव करा रहे थे, ये मैग्नेट है. तो जब इस कॉइल के साइड में इस मैग्नेट को हम अप्रोच करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं, देन व्हाट विल हैपन? आप देखें कि जब आप इस मैग्नेट को पास ले जा रहे हो, मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहे हो, तो इसकी टेंडेंसी क्या है? इसको डिक्रीज करने की है. यहाँ नॉर्थ पोल पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो हो रही है. ओवरऑल इसकी टेंडेंसी क्या है? जब मैग्नेट को आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को बढ़ा रहे हो, तो नॉर्थ पोल इसको रिपल कर रहा है. यानी मैग्नेटिक फ्लक्स में होने वाले इंक्रीज को ये अपोज कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स को ये बढ़ने नहीं देना चाहता. आप ये कह सकते हो कि इधर की तरफ मूव कराते समय नॉर्थ और इंड्यूस नॉर्थ पोल के बीच में रिपल्शन होगा, यानी इस रिपल्शन के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा. You have to do work against this repulsive force. तो ये क्या हो रहा है? यही नहीं, जब इसको हम दूर की तरफ ले जाते हैं तो यहाँ साउथ पोल डेवलप हो जाता है, क्लॉकवाइज सेंस में करंट फ्लो होने लगती है. यानी जब हम इस मैग्नेट को पास ला रहे हैं, तो पास लाने का भी ये विरोध कर रहा है. कौन? इंड्यूस करंट. इंड्यूस्ड करंट ये पास लाने का भी विरोध कर रहा है. और दूर ले जा रहे हैं तो दूर जाने भी नहीं दे रहा है साउथ पोल, यानी अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा. आप कह सकते हो कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज always in such a way that it opposes the cause by which it is produced. बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ. द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज इन सच अ वे
that it opposes the cause by which it is produced. ये इंड्यूस करंट किसके कारण प्रोड्यूस हो रही है? इस मैग्नेट के आने के कारण, इस मैग्नेट के क्लोज आने के कारण, और इस इंड्यूस करंट के कारण यहां नॉर्थ पोल प्रोड्यूस हो रहा है जो कि इस आने का विरोध कर रहा है। यानी जो सोर्स है इंड्यूस करंट का, ये मैग्नेट का मोशन है टुवर्ड द कॉइल, इस मैग्नेट के मोशन का ये अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, यही लेंज लॉ। एक्चुअली लेंज लॉ नहीं होता तो क्या होता? जरा इसको सोचें। आपको मैग्नेट को मूव कराने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो है मिलती है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी विदाउट एक्सपेंस ऑफ मैकेनिकल वर्क, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का वायलेशन होता। यानी आप ये कह सकते हो कि लेंज लॉ obeys the laws of conservation of energy. Lenz law is in well agreement with the law of conservation of energy. Law of conservation of energy को ये फेवर करता है। आप इस मैग्नेट को जब ले जाते हो तो आपको वर्क करना पड़ता है, मैकेनिकल वर्क करते हो, और यही मैकेनिकल वर्क यहाँ इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में मिलता है। तो ये लेंज लॉ है। जब कभी हम किसी मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जाते हैं या कॉइल से दूर ले जाते हैं, इन दोनों ही स्थितियों में हमें वर्क करना पड़ता है। क्यों वर्क करना पड़ता है? क्योंकि इंड्यूस करंट का डायरेक्शन हमेशा ऐसा होता है जो उस काज को अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस होता है। ये लेंज लॉ। अब जरा हम इंड्यूस करंट को समझ लें। अभी आपने देखा कि E = -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी मिला था इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो इंड्यूस करंट कितनी होगी? इंड्यूस करंट I = वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू -n अपॉन R मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा। ये इंड्यूस करंट होगी। सो व्हाट अबाउट इंड्यूस्ड चार्ज? इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा I डेल्टा टी। इंड्यूस चार्ज की वैल्यू हो जाएगी I डेल्टा टी, और ये कितना हो जाएगा? डेल्टा Q = I × डेल्टा टी। इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसमें डेल्टा टी मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा टी कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी -n अपॉन R इंटू डेल्टा। ये इंड्यूस चार्ज। इन दोनों में इंपॉर्टेंट जो है कंक्लूजन आपको मिल रहा है कि जो इंड्यूस चार्ज है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ये चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इसके लिए मैटर है कि कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। और करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ दोनों किस पे डिपेंड करते हैं? फ्लक्स और टाइम दोनों। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी उस मैग्नेट को अगर हम फास्ट मूव कराएंगे, कॉइल को फास्ट मूव कराएंगे, रिलेटिव मोशन फास्ट होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या होगी? चार्ज। लेकिन चार्ज जो है टाइम इंडिपेंडेंट है। दैट्स ऑल। थैंक्स।